जब उसके डैड की डेथ हुई ही वॉज हार्ट ब्रोकन। वो इन औरतों को भरोसा दिलाता था कि वो उनकी सारी तकलीफें दूर कर सकता है। उसने कमला का नहीं, उसने 16 लड़कियों का मर्डर करा है। रात के समय कमला एक खेत में चलकर जा रही थी। अंधेरा था पर डरने वाली कोई बात नहीं थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी था जिस पर वो भरोसा करती थी। उसे पूरा विश्वास था कि यह आदमी उसकी सारी तकलीफ़ें दूर कर देगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं। वो आदमी कमला को इंतज़ार करने को कहकर वहीं पर ज़मीन में एक गड्ढा खोदने लगता है। फिर वो कमला को इसके अंदर खड़े होने को कहता है। कमला को कमर से नीचे इस गड्ढे में गाड़ कर वो कमला को आंखें बंद करने को कहता है। कमला आंखें बंद करती है और ये आदमी कुछ बोलना चालू करता है। ही वॉज परफॉर्मिंग अ रिचुअल फॉर हर। फिर वो नीचे कमला के पास बैठता है, एक इलेक्ट्रिक केबल उठाता है, उसे कमला के गले में बांधकर जोर से गला दबाकर कमला को मार देता है। जब उसे भरोसा हो गया कि कमला मर चुकी है, वो उसकी डेड बॉडी को वहीं छोड़कर उसके कपड़े और ज्वेलरी लेकर वहां से भाग जाता है। हेलो, वेलकम बैक, हाउ आर वी। आज का केस एक ऐसे इंडोनेशियन सीरियल किलर के बारे में है जिसने 40 से भी ज़्यादा बेकसूर औरतों को मारा और 11 सालों तक किसी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ। जब वो पकड़ा गया तो उसे इस बात का पछतावा नहीं था कि उसने इतनी सारी इनोसेंट औरतों को मार दिया, बट उसे इस बात का दुख था कि वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया। आई थिंक इतना काफ़ी है इंट्रो के लिए। नाउ लेट मी जंप यू राइट इन द स्टोरी। 27 अप्रैल 1997 नॉर्थ सुमात्रा इंडोनेशिया के एक गांव में सुबह सुबह एक आदमी खेतों में अपने जानवरों के लिए चारा लेने गया था। उसे वहां पर एक जगह पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ दिखा। ये चीज़ थोड़ी अनयूजुअल थी। उसकी क्यूरियोसिटी जागी और उसने वहां से मिट्टी हटाना शुरू करा, पर उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आई। समथिंग इन हिज गट वॉज टेलिंग हिम कि ये सही नहीं है। वो गाँव के मुखिया सुजीतो के पास गया और उसे ये सारा किस्सा बता दिया। गाँव के कुछ लोग मिलकर वापस उस जगह पर आए और उन्होंने डिगिंग करना शुरू करा, बट वहाँ से इतनी बुरी स्मेल आ रही थी कि उन लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। पुलिस जब वहाँ पर आई और उन्होंने खुदाई करी तो उन्हें वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली, एक यंग लड़की की डिकम्पोजिंग डेड बॉडी। अब उन्हें ये पता लगाना था कि ये डेड बॉडी है किसकी। गांव में 3 दिन पहले ही श्री कमला देवी के पेरेंट्स ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने कमला देवी के पेरेंट्स को बुलाया उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए। कमला देवी के फादर तो यही कहते रहे कि नहीं, ये हमारी कमला नहीं है, ये हमारी कमला हो ही नहीं सकती। बट कमला की मॉम ने उस डेड बॉडी को एक बार देखा और उन्हें पता था कि ये उन्हीं की कमला है। वो कुछ बोल पाती उसके पहले ही अपनी बेटी की बॉडी देखकर वो बेहोश हो गई। 3 दिन पहले कमला अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही है, पर फिर वो कभी वापस घर नहीं लौटी। गांव में अब कमला की मौत की खबर तेजी से फैल रही थी। 15 साल का एंड्रियस वहीं गांव में रिक्शा चलाता था। वो सामने आया, वो पुलिस ऑफिसर्स को कुछ बताना चाहता था। उसने कहा कि 3 दिन पहले कमला उसकी रिक्शा में आकर बैठी। उसने कमला से पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो कमला ने कहा कि तुम रिक्शा चलाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। आधे रास्ते पहुँचकर कमला ने एंड्रियस से कहा कि उसे डुक्कुन के घर जाना है। एंड्रियस ने भी बातों बातों में पूछ लिया कि आप डुक्कुन के घर क्या करने जा रही हो, तो कमला ने उससे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। एंड्रियस ने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और कमला को डुक्कुन के घर छोड़कर वो वहाँ से चला गया। इंडोनेशिया में डुक्कुन उन लोगों को कहा जाता है जो मिस्टिक हीलर होते हैं, सोर्सरर्स, मैजिक परफॉर्म करके जो आपका फ्यूचर बदल सकते हैं या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो डुक्कुन के पास जाते हैं इस बिलीफ में कि वो शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जिस डुक्कुन के पास एंड्रियस ने कमला को छोड़ा था उसका नाम था अहमद सुराज जी। अहमद के पास गांव के बहुत से लोग जाते थे अपनी तकलीफ़ों का सल्यूशन ढूंढने, स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने। जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, उनका नेक्स्ट स्टॉप था अहमद का घर। शुरू में तो अहमद ने कहा कि वो किसी कमला को नहीं जानता, पर जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें वहाँ से कमला की ड्रेस, उसका हैंडबैग और उसका ब्रेसलेट मिला। अहमद ने कहा कि हाँ, वो कमला को जानता है, पर उसका उसके से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन कमला की बॉडी डिस्कवर हुई थी उस दिन वो वहाँ भीड़ में ही था और वो कमला के पेरेंट्स के पास भी गया उन्हें कंसोल करने के लिए, विच ये जानते हुए कि उसने कमला के साथ क्या किया इज़ जस्ट सो अपसेटिंग। कमला की बॉडी मिलने के 3 दिन बाद पुलिस ने अहमद को उसके के सस्पिशन पे अरेस्ट किया।
पर पुलिस को उसके घर से सिर्फ कमला की बिलोंगिंग्स नहीं मिली थी, पुलिस को अहमद के घर से और सारी कई मिसिंग औरतों की बिलोंगिंग्स मिली थी। पुलिस ने अहमद से पूछताछ चालू करी। शुरू में तो वो अपनी इनोसेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट फाइनली ही ब्रोक और उसने कहा कि उसने एक लड़की का नहीं, उसने कमला का नहीं, उसने 16 लड़कियों का करा है। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन जब स्ट्रिक्ट हुई तो पता चला कि उसने 16 भी नहीं, उसने 42 इनोसेंट औरतों को मार डाला था और उन्हीं की ज्वेलरी और कपड़े पुलिस को उसके घर से मिले थे। और उसने ये सब कुछ अकेले नहीं किया, उसके पास मदद थी। पर अब सवाल ये होता है कि अहमद ने ऐसा किया तो क्यों किया। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उसकी लाइफ के बारे में समझने के लिए। अहमद का जन्म सुमात्रा इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके डैड एक मिस्टिक हीलर थे, एक शामन थे और उसकी मॉम एक होम मेकर। बचपन से ही घर में पैसों की बहुत कमी थी और स्कूल में भी अहमद वॉज नॉट द ब्राइटेस्ट स्टार। जब वो 19 साल का हुआ तो वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ टाइम जेल में भी बिताना पड़ा। जेल से बाहर आकर उसने तुम्मिनी नाम की एक औरत से शादी कर ली और आगे चलकर वो तुम्मिनी की 2 और बहनों से भी शादी करता है। अहमद अपने डैड को अपना आइडियल मानता था, वो भी उनकी तरह डुक्कुन बनना चाहता था और जब उसके डैड की डेथ हुई ही वॉज हार्ट ब्रोकन। वो एज अ कैटल ब्रीडर तो काम करता ही था, पर अब उसने एज ए डुक्कुन भी रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू कर दिए थे। 1986 अहमद अपने मिड 30s में था। एक रात जब वो सो रहा था उसने कुछ ऐसा सपना देखा जो ना सिर्फ उसकी बल्कि इन 42 विक्टिम्स की भी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल के रखने वाला था। इस सपने में अहमद ने देखा कि वो एक दलदल में भटक रहा है और अचानक से उसे उसके फादर दिखते हैं। उसके फादर इस दलदल में आगे चलते जा रहे हैं और अहमद उनके पीछे पीछे उन्हें फॉलो कर रहा है। उसके फादर उससे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बीच बीच में उसके फादर पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखते, वो अपने फिंगर को अपने लिप्स पर रखते और फिर वापस आगे मुड़कर चलना शुरू कर देते। अहमद अपने फादर का पीछा करते करते एक गन्ने के खेत में आ गया था। इस खेत में उसने देखा कि बहुत सारी औरतों की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो सारी डेड बॉडीज उसकी तरफ देख रही है। अहमद के फादर ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा 70, समझे ना, 70। और बस अहमद का सपना टूट गया। अगले कई दिनों तक अहमद इस सपने के बारे में सोचता रहा। उसे लगता रहा कि उसके फादर उसे क्या बताना चाहते थे, वो क्यों उसे उस फील्ड में लेकर गए जहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज थी, उन्होंने क्यों नंबर 70 ही कहा। एक दिन वो एक किताब पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि अगर आप अपने सपनों को समझना चाहते हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और तब उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि उसने एक एंशिएंट रिचुअल के बारे में पढ़ा था जिसमें अगर उसे ग्लोरी चाहिए, अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे औरतों को सेक्रीफाइस करके इस तरीके से बरी करना होगा कि उनका सर उसके घर की तरफ पॉइंट करे। इसीलिए उसके फादर उसे उस फील्ड में लेकर गए, इसीलिए उन्होंने नंबर 70 उसे कहा, क्योंकि अगर वो 70 औरतों को सेक्रीफाइस करता है और उन्हें इस तरीके से बरी करता है तो वो इनविंसिबल बन जाएगा। अहमद ने इस तरीके से उस सपने को इंटरप्रेट किया और फिर यहीं से शुरू हुई अहमद की 11 साल की मर्डर स्प्री। जैसा मैंने बताया, अहमद के पास गांव के बहुत से लोग आते थे अपनी तकलीफ़ों का सल्यूशन ढूंढने, स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने। इन्हीं में से कुछ औरतें भी थी जो अहमद के पास आती थी। अहमद इन्हीं वल्नरेबल औरतों को अपना निशाना बनाता था। ये औरतें अहमद के पास आती थी अपनी शादी की तकलीफ़ें लेकर, फर्टिलिटी इश्यूज़ लेकर, गरीबी की तकलीफ़ें लेकर, या फिर कुछ यंग लड़कियाँ जो अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहती थी। अहमद इन्हीं लड़कियों को टारगेट करता था। वो इन औरतों को भरोसा दिलाता था कि वो उनकी सारी तकलीफ़ें दूर कर सकता है, पर वो इन रिचुअल्स के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती। पर ये औरतें इतनी वल्नरेबल होती थी कि वो अहमद की बात मान जाती थी। फिर वो उन्हें कहता था कि वो अपना सारा पैसा और ज्वेलरी लाकर उसे दे दे और फिर वो लोग एक डेट फिक्स करते थे ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। कभी कभी अहमद अपनी वाइफ टुम्मिनी को भी इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करवाता था जहाँ पर वो उसे असिस्ट करती थी। फिर रिचुअल वाले दिन अहमद विक्टिम को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता था जहाँ पर वो उन्हें कमर से नीचे एक गड्ढे में काट देता था। उसके बाद में वो कुछ बोलना चालू करता था।
फिर वो नीचे बैठता था, इलेक्ट्रिक केबल लेता था, उनके गले में बांधकर उन्हें गला दबाकर मार देता था। मरने के बाद जब इन विक्टिम्स के माउथ से सलाइवा निकलता था, अहमद उस सलाइवा को ड्रिंक करता था, क्योंकि उसका मानना था कि इसी सलाइवा को ड्रिंक कर उसकी पावर बढ़ सकती है। अहमद हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि वो जब भी किसी विक्टिम की बॉडी को बरी करे तो उनका सर उसके घर की तरफ पॉइंट हो। दैट वॉज हिज मॉडस ऑपरेंडी। और जब कभी वो विक्टिम्स नहीं ढूंढ पाता था तो वो वर्कर्स को हायर करता था और उन्हें लूर करता था इस रिचुअल में परफॉर्म करने के लिए, और इस तरह से उन्हें भी मार देता था। उसे जल्द से जल्द अपना टारगेट पूरा करना था, टारगेट जो उसके फादर ने उसे सपने में दिया था उसके हिसाब से। अहमद कॉन्फिडेंट था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वो अपने सारे रिचुअल्स इतने सीक्रेसी में परफॉर्म करता था। उसकी ज़्यादातर विक्टिम्स वर्कर्स थी जिनके गायब होने पर सैडली उन्हें कोई ढूंढता नहीं था, और जो दूसरी औरतें उसकी विक्टिम्स थी वो अपने घर पर कभी भी इस रिचुअल के बारे में बताती नहीं थी, क्योंकि अहमद उन्हें मना करता था बताने को। अगर वो 15 साल का एंड्रियस पुलिस के सामने नहीं आता तो शायद अहमद कभी पकड़ा भी नहीं जाता। पुलिस ने जब अहमद के घर की तलाशी ली तो इट इज़ सो ईरी, जैसा उन्होंने अहमद के मुंह से सुना था उन्हें वैसे ही विक्टिम्स की बॉडी मिली, इसी तरीके से बरी कि वो उसके घर की तरफ फेस कर रही हो। अहमद को पुलिस ने जब पूछा कि उसे इस चीज़ का कोई पछतावा है तो उसने कहा कि नहीं, उसे इन औरतों को मारने का पछतावा नहीं है, बट हाँ वो खुद में डिसअपॉइंटेड है कि वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर सका। उसने ये भी कहा कि उसे पक्का भरोसा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए जब पुलिस उसके घर आई तो वो वहाँ से भागा नहीं, उसने अपना फ्यूचर किस्मत पर छोड़ दिया। अहमद के साथ पुलिस ने उसकी वाइफ तुम्मिनी और उसकी 2 और बीवियों को भी अरेस्ट किया, बट बाद में उसकी 2 बीवियों को जाने दिया और सिर्फ तुम्मिनी को इन मर्डर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसका उसने खुद ही कन्फेशन दिया था, उसके लिए उसे चार्ज किया गया। अहमद के विक्टिम्स का टोटल नंबर 42 बताया जाता है, बट बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि ये नंबर बहुत ज़्यादा हाई है। कोर्ट में अहमद और तुम्मिनी ने अपनी इनोसेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी, उन्होंने अपने कन्फेशंस रिनैक्ट करने की कोशिश करी, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। देयर वर माउंटेन्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट देम। उनके अहमद के चार्जेस मिलाकर दे अमाउंटेड टू 363 पेजेस। ट्रायल में जज ने अहमद और तुम्मिनी दोनों को ही डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई थी, बट बाद में एक अपील के बाद में तुम्मिनी की सेंटेंस को लाइफ इन प्रिजन में चेंज कर दिया गया। जुलाई 2008 में फायरिंग स्क्वाड ने अहमद को एग्जीक्यूट कर दिया। दैट इज़ द केस ऑफ अहमद सुराजी। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक वो एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर था जिसको इन इनोसेंट विक्टिम्स को दर्द पहुंचाकर खुशी मिल रही थी। ये वल्नरेबल औरतें अहमद पर भरोसा करती थी, वो उनके पास जाती थी कि अहमद उनकी मदद करेगा, बट अहमद उन्हें इतनी सैवेजली मार देता था। उसका कमला के पेरेंट्स के पास जाना, उन्हें कंसोल करना, ये जानते हुए कि उसने कमला के साथ क्या किया है वही उनके दर्द के लिए जिम्मेदार है। आज उसकी वजह से कमला के पेरेंट्स ने अपनी प्रेशियस बेटी खो दी, और कितने माँ बाप ने अपनी प्रेशियस बेटी खो दी। ये जानते हुए भी उसका उनके पेरेंट्स के पास जाके कंसोल करना उसे किसी तरीके का सैडिस्टिक जॉय दे रहा था। लेट मी नो योर थॉट्स, लुक आफ्टर योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।